नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एग्जाम स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा संपूर्ण किताब का निचोड़, यानी कि हमने इस ऐसे क्वेश्चन को रखा है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ पिछले वर्षों से वैसे ही क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते रहे हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो 50 में 50 नंबर दिलाने का पूरा काम करेगा। आपने ध्यान से अगर इस वीडियो को देख लिया और समझ लिया तो आपको 50 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं सारे वीडियो की जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं। डीएलएड सीटेट यूपीटेट की तैयारी करने के लिए एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं 2018 में भी पूछा गया था। दिया है निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। अगर बात करें निषेधात्मक या निषेध सूचक की, तो इसको हम क्या बना लेते हैं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं या इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा भैया निगेटिव वाक्य कैसे होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें हम निषेध सूचक वाक्य कहते हैं, यानी कि निषेध का मतलब होता है नहीं का शोध होता है, जिसे हम निगेटिव बोल सकते हैं। जैसे आपके माता जी ने आपको खाना नहीं दिया, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप नहीं खेल रहे हैं, यानी कि नहीं शब्द लगा है, यानी कि निगेटिव शब्द लगा है, तो ये हमारा निषेधात्मक हो जाएगा। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया है, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आप कभी भी आराम से कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। अगर बात करेंगे किसकी, अंतस्थ व्यंजन की, तो कौन से होते हैं भैया, यार अलावा जो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे भैया क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर बात करेंगे किसकी, उस व्यंजन की, तो वो कौन से होते हैं, तो हमारे ये वाले होते हैं, शाह वाले हमारे क्या होते हैं, ये हमारे उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं, अब देख लेते हैं विलोम शब्द। इसको आप आराम से समझ सकते हैं। जब दो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं तो वे एक दूसरे के विलोम कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। क्या, विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अधिक का हो जाएगा न्यून, असली का नकली, अर्थ का अनर्थ, आज्ञा का अवज्ञा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम देख सकते हैं। पर्याय का अर्थ है दूसरा, अतः पर्यायवाची का अर्थ हुआ उस अर्थ का बोधक दूसरा शब्द। जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक। अनुपम का हो जाएगा अनोखा, अद्भुत, अनूप और अनन्य। यानी कि एक शब्द की मतलब सेम अर्थ निकले या सेम तरीके से हम जितने बार में लिख सकते हैं, जितने, जैसे इसमें 3 बार लिखा गया है, ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची कह सकते हैं। यानी कि आप किसी भी तरीके से लिखेंगे लेकिन उसका मेन अर्थ वही निकलना चाहिए। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। अगर बात करेंगे ज्ञानार्जन की या ज्ञान वृद्धि के, इनके स्रोत कौन कौन से, इसके बारे में जान लेते हैं। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो भैया मेन तो हमारा क्या हो गया, पठन। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो भैया ज्ञान से कहां से आएगा ना, कहां से ज्ञान की वृद्धि होगी, तो मेन हमारा पठन हो गया। जैसे कि हो जाएगा पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट पढ़ने से ज्ञानार्जन भी होता है और ज्ञान वृद्धि भी होती है। कैसे, या चाहे आपके पास पत्रिकाएं हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे अखबार हो, चाहे पुस्तकें हो, जब तक आपको पठन नहीं आएगा आप ज्ञान की वृद्धि या ज्ञानार्जन नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा पठन। और कैसे होता है पठन, हमारा पुस्तकों से होता है, पत्रिकाएं से होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए हैं, जिनकी आने की प्रबल संभावना है। दिया इसमें है कि संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। अगर बात करेंगे संकर शब्दों के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए गए हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपका रेलगाड़ी है भैया, रेलगाड़ी क्या है कि इसमें एक शब्द दूसरी भाषा का है और एक शब्द दूसरी भाषा को है। जब हमने मिला दिया तो बन गया क्या, रेल और गाड़ी। ठीक,
ये हमारा हो गया शंकर शब्द। ऐसे ही आप देख सकते हैं नेक प्लस चलन, ये भी हमारा हो गया नेक चलन, जिसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, शंकर शब्द कहलाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विराम चिन्हों संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, विराम चिन्ह के संबंधी क्या समस्या होती है? जैसे कि आपको पता है विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अगर बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं, एक दिया है कि रोको मत जाने दो, और इसी को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते थे, क्या? रोको मत जाने दो। ठीक है, यानी कि शब्दों का विराम हमने अलग तरीके से किया लेकिन उसका अर्थ भी बदल गया। तो इस वाक्य में कहीं कोई विराम नहीं है। ठीक है, जिससे उसके दो अर्थ प्रकट होते हैं, यानी कि रोको मत जाने दो, दो अर्थ हो गए ना। और इसमें देख लो, पहला हो गया रोको और मत जाने दो, और दूसरा हो जाएगा रोको मत जाने दो। अर्थ दो हो गए ना, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बता दिया था। यह दोनों अर्थ एक दूसरे के क्या है? विरुद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ जो स्पष्ट ही करते हैं, भाषा को सुंदर तथा प्रभावशाली भी बनाते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया है असुंदर खराब लेखन के दो कारण बताइए। ठीक है, इनके हम दो कारण देख लेते हैं। पहला दिया है कि लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित ना हो। ठीक है, ये क्या होता है भैया? असुंदर लेख होता है। क्यों? क्योंकि बालक अगर सही से नहीं बैठेगा तो असुंदर लेख पक्का ही होगा। दूसरा दिया है लिखने की कापी और आंखों की दूरी की उचित ना होना, क्योंकि दूरी भी भैया सही होनी चाहिए। कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना होना और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया जाए। इतने सब सारे प्रयोग ना किए जाएं तो लेखन जो है असुंदर हो जाएगा। देख सकते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है पठन कितने प्रकार का होता है? पठन जो हमारा है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुद्रा भाव पठन, अभिनय पठन और दृश्य पठन और चित्र पठन। ये हमारे 4 मुख्य पठन हो जाएंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि क्या हो? निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करें ऐसे जो वर्ण होते हैं हमारे क्या? शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मोहन क्या हो जाएगा? एक नाम हो जाएगा। पुस्तक किताब को बोलते हैं। विद्यालय ऐसा भवन जहां पर शिक्षा दी जाती है। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है श्रुत लेख किसे कहते हैं? बात करेंगे अगर श्रुत लेख की भैया, तो श्रुत लेख क्या होता है? सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुत लेख कहते हैं। क्या? जो चीज हम सुनकर लिखते हैं, यानी कि आप शिक्षक हैं और क्लास में बोलकर लिखा रहे हैं, बालक लिख रहे हैं, तो हमारा श्रुत लेख हो जाएगा। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है एवं अन्य छात्र उसे लिखते हैं। शुद्धता को शुद्धता के साथ लिखे लेख को वास्तव में श्रुत लेख कहा जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है स्पर्श व्यंजन का आशय क्या होता है? चलिए समझ लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। जैसे कि क्या हो जाएगा? का, खा, जैसे का के 5 हो जाएंगे। का मतलब वर्ग होता है, 5 वर्ग होते हैं ना। ऐसे ही हमारा टाका 5 वर्ग होते हैं, ऐसे हमारे ताका वर्ग होते हैं। ऐसे 5 वर्ग करके 55 25 हो जाते हैं। कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो भैया कितने होते हैं? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। चलिए संकर शब्दों के बारे में फिर से देख लेते हैं। ये शब्द 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं और उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि ऊपर हम बता चुके हैं आपको, जैसे कि आपका रेलगाड़ी, और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ऊपर हम विलोम भी पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया है, तो इसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। ये दोबारा क्यों आए? क्योंकि क्वेश्चन भैया 2017 में पूछा गया था और 18 में भी पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में क्यों आएंगे? क्योंकि क्वेश्चन भैया बार बार ही पूछे जाते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे धनी का निर्धन, प्रकाश
का अंधकार। चलिए अब देख लेते शून्य को देख लेते हैं, क्योंकि शून्य जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। शून्य यानी कि जीरो, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है, इसको हम देख लेते हैं। गणित में जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। इस भाजन में भाजक शून्य होता है। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। चलते हैं देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विकारी शब्द किसे कहते हैं। क्या है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। अगर बात करेंगे विकारी शब्द की तो भैया क्या हो जाएगा, जिन शब्दों के प्रयोग लिंग वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भैया विकारी शब्द कहते हैं। हास्य के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए, कौन कौन सी होती हैं। यानी कि हास्य स्वर कौन होते हैं, आपसे पूछ दिया जाए तो हमारा छोटे वाले होते हैं, कौन से, छोटा आ, छोटी ई और छोटू ऊ और डी हमारे होते हैं हास्य स्वर। अब जान लेते हैं क्या बलाघात क्या है। बलाघात के बारे में हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं क्वेश्चन 2016 में आया था। बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षातया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि के अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। यही हमारा क्या है, यही बलाघात कहलाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जीवा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण करके उनके नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि समृद्ध के अंतर्गत कौन आते हैं। समृद्ध के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ और बड़े ऊ आती है। हमारे किसके अंतर्गत आ गए, ये हमारे आ जाएंगे भैया समृद्ध के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके, ये आ गए समृद्ध के अंतर्गत। अगर बात करेंगे क्या अर्ध विवृत के अंतर्गत क्या आता है, अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है ए, औ और आ। और बात करेंगे विवृत के अंतर्गत तो क्या आ जाएगा, बड़ा। और अर्ध समृद्ध की बात करेंगे तो आ जाएगा क्या, ए और ओ जो हमारा है अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है कि ऋ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। ये हमारा क्या होता है, कठोर तालु होता है, यानी कि मूर्धन्य जिसे बोलते हैं, जिसे मूर्धा बोलते हैं, उसके अंतर्गत यह आता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन क्या है। ऊष्म व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से होते हैं, शा, हा, ये जो हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप क्या होता है, साधारण होता है। परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर क्या लगता है, चंद की बिंदु लगती है। कैसे, आंख, क्या बोलते हैं, आंख। यानी कि इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अनुनासिक या अनुस्वार लगाना पड़ता है। तो ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि उंगली, आंधी आदि, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर आ जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हलंत से क्या अभिप्राय है, लिखिए। हलंत से अभिप्राय है कि आधा वर्ण या स्वर्ण रहित वर्ण, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो क्या लगा देते हैं भैया, हलंत लगा देते हैं। कैसे, हलंत लगा देते हैं। कैसे, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं भैया, तो बहुत इजी है। कितने होते हैं, 26 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अर्धविराम को समझाइए। अर्धविराम की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, हिमालय, दिल्ली, विवेक आदि हमारे क्या हो जाएंगे, अर्धविराम के उदाहरण हो जाएंगे। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची बोल दो या समानार्थी बोल दो, क्योंकि उनका अर्थ क्या है, समान है। विपरीत अर्थ बताने वाले को क्या विलोम या विपरीत अर्थ कहते हैं। बिल्कुल इजी है। चलिए अगले पर देख लेते हैं। आरोप, आरी, आज तथा आशा के विलोम शब्द लिखिए। अगर बात करेंगे आरोप की तो बोलते हैं लोग क्या कि उनका क्या हो रहा है भैया, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आरोप का प्रत्यारोप। और आरी का होता है मित्र, क्योंकि मित्र का उल्टा आर यानी कि दुश्मन होता है। और कल का हो जाएगा आज, यानी कि आज का हो जाएगा कल। और आशा का होता है क्या, निराशा का।
ठीक है, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है उद्यान तथा बंदर के समानार्थी शब्द लिखिए। अगर बंदर की बात करें भैया या उद्यान की करें तो उद्यान का क्या हो जाता है, बाग बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं और उपवन बोलते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे उद्यान के। अगर बंदर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बानरा संस्कृत में पढ़ते थे ना, तो बानर, कपि, मरकट, जिसे मरकटा भी बोलते हैं। अब बात करेंगे श्रुतलेख की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। लाभ कौन कौन से होते हैं, यानी कि सुनकर लिखना, बालक लिखता है, शिक्षक बोलता है, तो ये कहते हैं श्रुतलेख। विद्यार्थियों की श्रवण प्रक्रिया में सुधार होता है, लेखन सामग्री का विभाजन करना सीख जाते हैं और विराम चिन्ह आदि लगाना सीख जाते हैं। ये हमारा होते हैं श्रुतलेख के लाभ। चलिए जान लेते हैं। शुद्ध, सुडौल एवं आकर्षक लेखन के अभ्यास हेतु किसी विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम कर रहे हैं भैया चित्र विधि का कर रहे हैं। इस विधि में बल से प्रभावित होने वाली वस्तु का चित्र बनाया जाता है, जैसे का के लिए कलम, गा के लिए गमला और घा के लिए घड़ा और पा के लिए पंखा तथा ता के लिए तराजू, चा के लिए चक्की। इस प्रकार के खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जा सकती है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चित्र उपलब्ध हैं। जैसे ही विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा तब उसे मात्रा लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। ये हमारा हो जाएगा चित्र विधि का उदाहरण बोल सकते हो, परिभाषा बोल सकते हो। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सम संख्याएं लिखिए। अगर सम की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, ऐसी संख्याएं एक दो खुद में होती है जो दो से कट जाएं वो सारी की सारी सम कहलाती हैं। यानी कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 18, 20, 12, 16, 30 यानी कि दो से कट जाए सारी सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याओं की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो विषम संख्या कहलाती है। लेकिन दो की बात करेंगे तो दो को छोड़ दो और सारी की सारी हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि दो से जो ना कटें वो सारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। अपरिमेय संख्या की अगर बात करेंगे तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के लिखा जाता है, जैसे कि 1/2 A/B, ये सारी हमारी हो जाएंगी क्या, परिमेय संख्या है। ठीक है। और अपरिमेय की बात करें तो क्या हो जाएगा, √5, √7 और R जैसे लिख सकते हैं, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। सहअवाज्य संख्या क्या है, जिसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। सहअवाज्य की अगर बात करें वैसी संख्याओं का युग्म जिसका महत्तम समावर्तक HCF 1 हो सहअवाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हो जाएगा 5, 6, 8, 9। रामानुजन संख्या की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं। रामानुजन संख्या क्या होती है, वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो अलग अलग संख्या के योग के रूप में लिखा जा सके रामानुजन संख्या है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 1729 रामानुजन संख्या है। इसे हम दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक लिख देंगे क्या, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और हमारा 9 का क्यूब हो जाएगा 729। एक तरीके से लिख देंगे 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा 144 से और गुणे 12 कर दो, 12 का क्यूब निकल आएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है और हमारा 1 का क्यूब 1 होता है, तो हमारा 1729 निकल आएगा। अब बात करेंगे परिमेय संख्या की, इसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, दर्शाया जा सकता है, जैसे कि 5/6 जैसे इसमें दिया है, या 4/5। ऐसी जितनी संख्या होती है जिसका Q = 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q = 0। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वो सारी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण और प्राकृतिक में सिर्फ अंतर इतना है कि प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण जो है 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। देख लेते हैं जोड़ किसे कहते हैं। जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या को मिलाते हैं उसे जोड़ कहते हैं। 36 में 19 को घटाइए, बहुत ईजी आप कर सकते हैं। और दूसरा है 789 से 564 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225। ये भी जी है। देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है हीन भावना को संकोच भाषा शिक्षण में बाधक समझाइए। यानी कि हीन भावना एवं संकोच भाषा शिक्षण में बाधक कैसे है, इसके बारे में देख लेते हैं। हीन भावना एवं संकोच भाषा शिक्षण के लिए खतरनाक हो सकता है, वह भी ऐसे वातावरण में जहां अंग्रेजी बोलने पर बल दिया जा रहा है। प्रायः छात्र को पिछले जमाने की भाषा मानने जैसी हीन भावना का शिकार हो रहे हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। संकोची छात्र हिंदी अभ्यास करना छोड़ देते हैं। समाधान की अगर बात करेंगे, छात्रों को हिंदी बोलने के अधिक अवसर दिए जाएं,
हिंदी के प्रति आदर भाव का सृजन किया जाए तथा हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि का आयोजन कर भाव प्रदर्शन हेतु अधिक अवसर जुटाने चाहिए, हमारा हो जाएगा समाधान। बात कर लेते हैं दोस्तों, बात हम करते हैं किसकी, बात करेंगे हम भाषा शिक्षण में संप्रेषण की समस्या तथा समाधान लिखिए। अगर बात करेंगे संप्रेषण की समस्या की तो क्या हो जाएगा, आज प्रायः सुविधाहीन विद्यालयों में ऐसी समस्याएं होना स्वाभाविक हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक होने से छात्र अध्यापक की बातों को ठीक से नहीं सुन पाते तथा कई बार अध्यापक द्विअर्थी भाषा का प्रयोग कर समस्या उत्पन्न कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये हमारी हो जाएगी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या समस्या, क्या हो जाएगा, संप्रेषण की समस्या। समाधान इसका हो जाएगा कि अध्यापक का स्वर सही होना चाहिए, द्विअर्थी शब्दावली का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए या करने से बचना चाहिए। आरोह अवरोह का स्पष्ट कीजिए। अगर बात करेंगे आरोह अवरोह के बारे में तो पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह अवरोह का समावेश नहीं होता है तब तक उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती है और न ही पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। पाठ्य वस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसलिए पठन का मूल एवं आरोह अवरोह है कि अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा उचित आरोह अवरोह का ध्यान न रखते हुए पठन किया जाता है। उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयों की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भैया शीघ्रता से पठन, भाव को समझ करना पढ़ना, धारा प्रभाव का अभाव, मूल भाव के विपरीत पठन, अधिक धीमी आवाज में पठन, अधिक तेज आवाज में पठन, ये हमारे हो जाएंगे कठिनाइयां। श्रुत लेख के बारे में हम बता चुके हैं, यानी कि ऐसा लेख जिसमें क्या होता है कि भैया शिक्षक या छात्र या दूसरा कोई सीनियर छात्र बोल सकते हैं बोलता है और बच्चे सुनकर लिखते हैं, ये हमारा श्रुत लेख होता है। गणित की बात करें तो गणित के क्या है, गणित के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। यह एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है। कैसा है, यथार्थ और सत्य ज्ञान है। यह किसी कथन की सत्यता असत्यता की परख तर्क के आधार पर करता है। यह तार्किक क्षमता का विकास भी करता है। क्या करता है, तार्किक क्षमता का विकास करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह चिंतन शक्ति का विकास करता है। यह रटने पर कम बल देता है, यानी कि रटने पर तो बल कभी दिया ही नहीं जाएगा। यह अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक है। यह मस्तिष्क को अनुशासित रखता है। कैसा रखता है, अनुशासित रखता है। संख्या किसे कहते हैं, इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है, अथवा कोई भी इकाई की जितनी बार ली जाती है वो संख्या, कोई भी संख्या जो 10 अंकों की सहायता से लिखी जा सकती है वो अंक हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारे अंक हो जाएंगे, यानी कि 0 से लेके 9 तक। ठीक है, उदाहरण हमारा हो जाएगा, संख्या कैसे लिखते हैं, 499, 6000 और 1796। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और वीडियो में कमेंट्स करके जो और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें। चलिए आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।